हाय डियर, मैं ब्रिजेश और हम आप सबको विषय जीव विज्ञान में 12 क्लास की कक्षा 12 में और आप सबको ये एक यूनिट है और इसमें आप सबको पढ़ाया जाएगा कि कौन सी यूनिट में कितना नंबर आता है और उसके बाद उसमें उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि इकाई नंबर 1 है जिसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। और इसमें फिर दूसरी यूनिट है उसके बाद आनुवंशिकी एवं विकास और तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और उसके बाद इसमें जैव प्रौद्योगिकी जो चौथी यूनिट है हमारी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। और पांचवी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो जिसमें जो सबसे पहली यूनिट है वो है जनन और उसमें हमारा अंक आता है 14 अंक का, 14 अंक का नंबर मिलेगा आपको। और उसके बाद जो दूसरी यूनिट है आनुवंशिकी और विकास, इसकी रहेगा हमारा 18 अंक का। और उसके बाद जो जीव विज्ञान और मानव कल्याण में ये सूक्ष्म जीव है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और उसके बाद जो चौथी यूनिट है हमारी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये हमारा रहेगा 10 नंबर का। और उसके बाद जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये हमारा है 14 अंक का। और जो टोटल हमारा रहता है 70 नंबर का। आप सबका जो थियरी होगा सिद्धांत लिखने को आएगा और उसमें से जो 30 नंबर होगा हमारा प्रैक्टिकल का होगा। और टोटल हमारा जो ये पेपर होगा वो टोटल कितने का हो जाएगा, 100 अंक का हो जाता है। तो जिसमें हम सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 1 और जिसका नाम है जनन। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं जनन के बारे में चर्चा करते हैं कि जनन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जनन है क्या। तो सबसे पहले जनन क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वास्तव में ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है री और प्लस क्या है प्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो अगेन क्या है कि फिर से, और प्रोड्यूस क्या है उत्पन्न करना। तो जब कोई जीव फिर से अपने ही समान उत्पन्न करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब रही बात, तो इसमें एक वर्ड और है कि प्रजनन या जनन या क्या है प्रजनन। तो जनन और प्रजनन दोनों एक ही है, दोनों की इंग्लिश एक ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है जनन और प्रजनन में अंतर होता है। तो सबसे पहले देखो ये जनन क्या है भाई। तो जनन में हमें याद रखना है कि जनन क्या है कि वह क्रिया जिसमें सभी जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसी क्रिया को जनन कहते हैं। अब ये जो जनन है तो इसमें याद रखना है कि जनन में क्या होता है कि वह जीव जो अपने वह जीव जो अपने यहाँ पर थोड़ा सा वह जीव जो अपने जीवन
काल में केवल एक ही बार जीव को उत्पन्न करता है। ठीक, तो क्या है कि वह जीव जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार जीव को उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं कि जो अपने जीवन काल में केवल अपने ही समान एक ही बार जीव को उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गेहूं मान लो, जैसे है गेहूं, तो गेहूं जब एक बार हम बोते हैं, बड़ा होता है, अंकुरित होता है, उसमें सीड आता है, उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वो सूख करके नष्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा सोचो कि उसमें से फिर से नया फिर से आ जाए सीड, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब वो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार उसमें सीड आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो समाप्त हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? जनन कहते हैं। जैसे और क्या हो सकता है? जैसे मान लो यहाँ पर और क्या हो सकता है? चावल, जिसको हम धान कहते हैं, धान ही लिख लो, धान हो गया। और क्या हो सकता है? जैसे आपने सुना होगा बांस, तो जो बांस होता है वो उसमें जो पुष्प आते हैं लगभग 80-85 साल के बाद उसमें आते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होता है? नष्ट ही हो जाता है। ये जैसे गांव में एक बात और भी सुना होगा, कहते हैं कि केला बीछी बांस और इनके फरे नाश। तो जैसे केला है, तो केले में भी एक बार जब उसमें फल आता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे बिच्छू है, तो बिच्छू में भी क्या होते हैं? उसमें भी जैसे एक बार उसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, फिर उसके बाद क्या होते हैं? ये वो भी उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब रही बात, हम देखते हैं कि प्रजनन क्या है भाई। प्रजनन, तो प्रजनन में हम देखते हैं भाई कि उसमें क्या है कि वह जीव जो अपने जीवन काल में अपने ही समान बार बार नए जीवों को उत्पन्न करता है, तो उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक, तो वह जीव जो अपने जीवन काल में अपने ही समान बार बार नए जीवों को उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। अब इसे कौन होता है कि उसका जीवन काल है और उस जीवन काल में अपने ही समान बार बार, जैसे कौन हो सकते हैं? जैसे मान लो हम ही सब की बात किया जाए, तो हम ही सब में कौन है? मानव है। तो ये जो मानव होता है, तो मानव अपने जीवन काल में बार बार अपने समान नए को उत्पन्न करता है। जैसे पौधों की बात करें, जैसे पौधों में मान लो एक आम का पौधा है, तो आम का पौधा जैसे अब की बार इसमें पुष्प आया, फल आया, उसके बाद फिर अगले साल फिर से वही होगा, फिर अगले साल फिर से वही होगा। तो जब वो अपने समान बार बार नए को उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और जनन क्या होता है कि जब वो अपने जीवन काल में केवल एक बार अपने समान उत्पन्न करता है, तो उसको हम जनन कहते हैं। बाकी दोनों की इंग्लिश क्या है? सेम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे हम सब पढ़ते हैं, कहते हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, तो मोनोकार्पिक में कौन आ जाते हैं कि ऐसा पौधा, ऐसा जीव जो अपने जीवन काल में केवल एक बार अपने समान को उत्पन्न करे। और पॉलीकार्पिक क्या होता है? जो अपने ही समान बार बार नए को उत्पन्न करे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जनन या प्रजनन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि ये जो जनन या प्रजनन होता है वो मोस्टली कितने प्रकार का। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये भाई जीवन काल,
तो जीवन काल क्या है? लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान में जीवन काल, तो दुनिया में जितने भी जीवधारी, हम कह सकते हैं दुनिया में लाखों प्रकार के, दुनिया में लाखों प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। लाखों प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं जिनका एक निश्चित आयु होता है, उसे ही जीवन काल कहते हैं। अब दुनिया में अनेक प्रकार के, लाखों प्रकार के क्या है? जीवधारी हैं, और जिनका एक निश्चित आयु होता है, और उस आयु के बाद वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो उस समाप्त होने के पहले वो अपने समानय को उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अनेक प्रकार के जीवधारी हैं, तो किसका जीवन काल लगभग नियर अबाउट कितना होता है? तो इसमें जैसे अनेक प्रकार के हैं, जैसे मान लो कि सबसे पहले है यहाँ पर एक छोटा सा जीव है, और उस जीव का जो जीवन चक्र है बहुत ही कम है। जैसे देखो जीवाणु कहा जाए, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो इस जीवाणु का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है? कुछ ही घंटे का होता है, कुछ ही घंटे का है। दूसरा जैसे है यहाँ पर कह दिया जाए कि हाथी, तो हाथी का जीवन काल है, हाथी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 75 वर्ष होता है। फिर जैसे है मक्खी, तो मक्खी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 28 दिन का होता है। फिर जैसे एक और सबसे खास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ड्रोसोफिला जिसको बोलते हैं फल मक्खी, फल मक्खी, इसका जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए, ये पूछा भी गया है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 30 वर्ष का। कितना होगा? 30 वर्ष का। ऐसा क्यों भाई? तो हमें ध्यान रखना है किसी का जीवन काल हम जो है शरीर की संरचना पर नहीं रखते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि उनका शरीर बहुत छोटा होता है, जीवन काल बहुत बड़ा होता है। बहुत ऐसे होते हैं कि उनका शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन जीवन काल बहुत छोटा होता है। जैसे देखो एक और है, जैसे हमारे यहाँ जैसे तोता है, तोता का शरीर देखो कितना छोटा होता है लेकिन उसका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है, और लगभग कितना होता है? 140 वर्ष होता है। 140 वर्ष हो गया। अब बताओ, यहाँ तक ये इतना छोटा है कि जो इसको पाले रहते हैं तो वही निपट सकते हैं, लेकिन तोता जो है बचा रहेगा। अब समझ लो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब इतना छोटा लेकिन उसका जीवन काल कितना है? बड़ा है, बहुत ज्यादा लंबा है। अब जैसे मानव की बात किया जाए तो मानव का जीवन काल पहले माना जाता था कितना होता है? 100 वर्ष होता है, लेकिन अब हम क्या मानते हैं? लगभग इनका जीवन काल कितना होता है? 60 से लेकर के 80 वर्ष तक होता है। अब समझ लो यहाँ पर तोता और मानव में अगर हम कंपेयर करें तो तोता जो है इसका जीवन काल और इसका जीवन काल, तोता हमसे कितना बड़ा है जीवन काल में? 140 वर्ष, और हम सब में देखो लगभग कितना 70 से 80 90 साल
100 साल मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हो गया, 100 साल हो गया। तो यहाँ पर हम आयु की संरचना जो होती है या उसकी संरचना शरीर के आधार पर हम नहीं रखते हैं, केवल क्या रखते हैं, उसकी जो संरचना होती है उसको जीवन काल के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर जैसे अनेक प्रकार के, जैसे हमारे जैसे घोड़ा समझ लो, तो घोड़ा का जीवन काल, घोड़ा का जीवन काल लगभग कितना होता है, 50 वर्ष है। फिर जैसे और देख लो, जैसे है बरगद, बनियान ट्री। अब जो बरगद है, तो बरगद का जीवन काल लगभग कितना होता है, 250 वर्ष है। फिर जैसे है एक पीपल, पीपल का जीवन काल बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है, 2000 वर्ष होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबका जीवन काल अलग अलग होता है और सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपने जीवन काल में अपने ही समान नए को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और इसी प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अब हम भाई चलते हैं कि जो जनन या प्रजनन है वो कितने प्रकार का होता है। तो जनन या प्रजनन मुख्यतः 2 या 3 प्रकार का होता है। तो जैसे इसमें सबसे पहला है जीवों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है कायिक या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और तीसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम क्या करें, इसको हटा दें, इस कायिक को हटा दें या इसी में जोड़ दें, तो वैसे तो कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का, और नहीं तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अलैंगिक, कायिक और लैंगिक। तो ये जो कायिक जनन है वो वास्तव में अलैंगिक का ही एक पार्ट होता है। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं आगे चल करके कि अंतर कौन कौन सा होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी आप सबको बता रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो हेडिंग डाल देते हैं हम अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्या है, तो इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाई अलैंगिक क्या है। तो यह जनन की एक सरल विधि है। क्या है, एक सरल विधि है जिसमें जीव शरीर या जीव का शरीर, जीव का शरीर या कोशिका अलग होकर नए शरीर या जीव का निर्माण करती है। और ध्यान रखना है, तो ये जो जनन की कैसी विधि है, बहुत ही सरल विधि होती है जिसमें शरीर
कि क्या होंगे, उनका शरीर का जो कोशिका होगा और वह कोशिका अलग होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो फिर से अब हम देखते हैं कि ये विधि जो होती है वो किसमें किसमें होती है। अब इसमें से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके है कि इसमें हमें लिखना है कि जो या जिसमें जनक व संतान की वाह्य आकार की व आनुवंशिकी संरचना एक समान होती है। अब ध्यान रखना है कि भाई जिससे ये उत्पन्न होंगे तो उनको हम बोलेंगे जनक, और जो उत्पन्न होंगे उनको बोलेंगे संतान। तो जिसमें जनक और संतान की वाह्य आकार की क्या है, जो देखने में नजर आए। दूसरा आनुवंशिकी क्या है, जो उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, मुख्यतः डीएनए होता है। तो जब दोनों में लगभग समानता कैसी हो, 100% समानता होती है, तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं। इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं पुंजक। क्या बोल देंगे, पुंजक कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्लोन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोन क्या है, तो जिसमें जनक और संतान का जो देखने में उनकी आनुवंशिक जो रचना होती है बिल्कुल समान होती है, कोई अंतर नहीं होता है, तो उसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पुंजन कह देते हैं, या इसको क्या कह देते हैं, पुंजक कह देते हैं। अब याद रखना है भाई पुंजक में, और इसको क्या कह सकते हैं, तो सबसे खास बात क्या होती है अलैंगिक जनन की, कि जिसमें जनन की क्रियाएं केवल एक ही जीव के द्वारा होती है, और एक ही जीव का शरीर टूट करके नए का निर्माण कर ले। अब जैसे मान लो कि ये एक है जनक है, और इससे उत्पन्न होकर के यहाँ पर क्या बन गया, संतान बन गया। और जब संतान बना तो इसमें हम देखते हैं यहाँ के जो गुणसूत्र हैं और यहाँ के गुणसूत्र हैं वो बिल्कुल कैसे होंगे, समान होंगे। तो एक और बात होती है, तो इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो अगर यहाँ की कोशिकाएं वो 2n है, तो इसमें जो जनक से संतान जन्म लिए हैं वहां की कोशिकाएं भी कैसी होंगी, 2n होंगी। या जैसे यहाँ पर क्या होंगी, n होंगी, तो यहाँ भी कैसे होंगे, n होंगे। तो इसमें हम ये बात जरूर याद रखेंगे, तो मुख्यतः जब अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं तो उसमें विभाजन मुख्यतः कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो उसे जो संतान जन्म लेंगे तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, सेम रहती है। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें सबसे पहला है कि जनन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इस अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं। तो हेडिंग हम डाल देंगे अलैंगिक जनन के लक्षण। इसके भाई क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हमें याद रखना है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें यह केवल एक जनक के द्वारा होता है, यह केवल
एक जनक के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि भाई इसमें लक्षण में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है अलैंगिक जनन का, कि इसमें जब नए संतान जन्म लेते हैं तो वो केवल उसमें कौन इन्वॉल्व होंगे, केवल एक ही जनक इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे जनक नहीं होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण देखते हैं भाई, तो दूसरा लक्षण में इसमें और क्या होगा कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अब ध्यान रखना है कि युग्मक क्या होते हैं, ये शरीर के निर्माण में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। तो जैसे युग्मक दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक है नर युग्मक और दूसरे हैं मादा युग्मक। अब अगर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधों में नर युग्मक जैसे इसका काम करते हैं पराग कण वाले काम करते हैं, और इसमें कौन काम करते हैं, अंडाणु काम करते हैं। और अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में कौन होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और इसमें तो उसे वही अंडाणु ही होते हैं। तो इसमें जो ये अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें इन सब के निर्माण होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और शरीर से ही कायिक कोशिका से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना है, दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़े कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब तीसरे में देखते हैं भाई कि तीसरे में क्या होता है। तीसरे में लक्षण होता है कि इसमें केवल सूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें केवल सूत्री या समसूत्री माइटोसिस डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल कौन सा विभाजन होगा, सूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि और भाई इसमें क्या लक्षण होता है। नेक्स्ट है कि इसमें निषेचन की क्रियाएं नहीं होती हैं। तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। अब भाई जब पहले नर युग्मक ही नहीं बनेगा, मादा युग्मक ही नहीं बनेगा, तो निषेचन होने की कोई चांस नहीं होता। निषेचन किसे कहते हैं कि जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रियाएं भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें और क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें अंगों का निर्माण या अंगों का विकास नहीं होता। तो इसमें अंगों का निर्माण या विकास नहीं होता है। देखो भाई इसमें क्या होगा, तो जब अलैंगिक जनन होता है तो इसमें अंग का निर्माण नहीं होगा, अंग बनेंगे ही नहीं, और जब अंग बनेंगे नहीं तो उनका विकास होने का कोई चांस नहीं होता है। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है किसका, अलैंगिक जनन का होता है। अब देखो और क्या होते हैं भाई, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसको लिख लेना, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। छठा पॉइंट होगा तो इसमें जनक
और संतान के लक्षण बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इसलिए इसे सम्मिलित रूप से पुंजक कहते हैं। ये भी याद रखना है कि जब इसमें जनन की क्रियाएं होंगी तो इसमें जनक और संतान के जो लक्षण होंगे वो बिल्कुल कैसे होते हैं, एकदम समान होते हैं, उसमें कोई अंतर हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाता है, पुंजक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखना है। अब और देखते हैं भाई, तो और क्या लक्षण होता है, तो इसमें तो इस विधि में या इस क्रिया में पीढ़ी एकांतरण इस विधि में पीढ़ी एकांतरण की क्रिया नहीं होती है। अब पीढ़ी एकांतरण क्या होता है भाई, तो इसमें जैसे मान लो कि कोई पौधा है और उस पौधे में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, तो द्विगुणित से वो क्या होंगे, आगुणित होंगे। फिर उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, द्विगुणित होंगे। फिर द्विगुणित से क्या होंगे, आगुणित होंगे। आगुणित से फिर क्या हो जाएंगे, द्विगुणित। तो अगर पौधों के या किसी जीवों में जीवन की प्रक्रियाएं द्विगुणित, आगुणित, द्विगुणित, आगुणित या आगुणित, द्विगुणित, फिर उसके बाद आगुणित, द्विगुणित, अगर ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और जो अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें भी ये प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो ये भी खास बात होती है। अब हम चलते हैं भाई अलैंगिक जनन में ये प्रकार कितने के होते हैं, तो ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन का लक्षण, और इसमें हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो मुख्य रूप से हेडिंग डालेंगे हम अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे कि द्विविभाजन। तो कौन सा प्रकार है, द्विविभाजन। अब द्विविभाजन क्या है, द्वि का मतलब दो, जब कोई जीव दो भागों में विभाजित हो जाए या बट जाए तब उसको बोलते हैं द्विविभाजन। इसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, तो याद रखना है यहाँ पर एक वर्ड है फिजन और एक वर्ड है फ्यूजन। तो फिजन का मतलब क्या है भाई, अलग होना, और फ्यूजन का मतलब होता है संयोजन होना, संयोजन होना। लैंगिक और अलैंगिक में यही मेन अंतर होता है कि जो अलैंगिक जनन होगा तो उसमें एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होकर के नए का निर्माण करेंगे,
और उसके बाद जो लैंगिक होता है उसमें मिल करके नए का निर्माण करेंगे। तो ये खास बात है। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन में द्विविभाजन क्या होता है। तो द्विविभाजन में हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई तो इसमें या इस प्रकार के अलैंगिक जनन में इस प्रकार के अलैंगिक जनन में शरीर दो भागों में बंटकर नए शरीर या जीव का निर्माण करती है। तो इसमें देखते हैं भाई कि इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन होते हैं तो उसमें जो शरीर है जनक का वो दो भागों में क्या होगा, बट जाएगा और बट करके नए शरीर का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविभाजन कहते हैं। अब ये जो द्विविभाजन होता है तो उसमें जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो कि हमारे पास एक शरीर है, वो कौन है, जैसे अमीबा। तो ये अमीबा हो गया। तो अमीबा एक ऐसा होता है, बेसिकली ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर हो गया। तो यूनिसेलुलर में एक कोशिकीय जीव में अब इसमें दो भाग होते हैं क्योंकि इसके अंदर में केंद्रक भी होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि केंद्रक इसका बटेगा और बट करके फिर दो केंद्रक बनाएगा और दो केंद्रक के बाद इसके अंदर में जो जीव द्रव्य भरा होगा वो भी क्या होगा, बटेगा। और इस प्रकार ये एक अमीबा से क्या बन जाएंगे, दो अमीबा बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये कौन हो गए, ये हो गए जनक और ये कौन हो गए, संतान। अब इस संतान में यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी जो जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये अलैंगिक जनन की सबसे पहली विधि होती है। हमें याद क्या रखना है, इस प्रकार के जनन में जो शरीर होता है वो दो बराबर भागों में बट जाता है और बट करके नए शरीर का निर्माण कर लेता है। तो ये हो गया हमारा द्विविभाजन। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इसके बाद में और कौन सा प्रकार होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुविभाजन, दूसरा है बहुविभाजन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल फिजन में, बहुविभाजन में क्या होगा भाई, मल्टीपल फिजन में तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में अलग होकर नए नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं।
तो इसमें बहुविभाजन में हम देखते हैं भाई, तो इसमें जो जनक है तो उसका शरीर कई भागों में बंट जाए और हर भाग से नए नए का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं बहुविभाजन। और यह बहुविभाजन अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। तो ये मुख्यतः होता किसमें है, जैसे देखो हमारे सब में एक अमीमा में भी हो सकता है, अमीबा भी है तो उसमें भी बहुविभाजन हो सकता है, या जैसे है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, तो उस प्लाज्मोडियम का जो एक भाग है, जैसे कोशिका होती है, जैसे अमीबा में मलेरिया सुने होंगे, मलेरिया में देख लो, तो जैसे यहाँ पर एक मलेरिया है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी, इसकी आप 12 आगे पढ़ोगे तो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मलेरी है, ओवेल है, फैल्सीपेरम है, वाइवैक्स है। तो इसका शरीर क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक भागों में, लगभग कितना, ये 8 भागों में बढ़ जाता है और हर भाग से नए नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर कितने विभाजन हो रहे हैं, बहुविभाजन हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार के जो है अलैंगिक जनन में एक विधि हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है अलैंगिक जनन में, मुकुलन। मुकुलन इसको बोलते हैं बाई बर्डिंग, बर्डिंग के द्वारा। तो मुकुलन क्या है, तो इसमें कोशिका में बाह्य वृद्धि, कोशिका में बाह्य वृद्धि, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ, बाह्य वृद्धि होती है। और एक छोटा सा मुकुल, इसको बोलते हैं बड़, एक छोटा सा मुकुल निकल जाता है और यह पुराने कोशिका से अलग होकर नई कोशिका का निर्माण कर लेता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक है ईस्ट कोशिका, एक कवक है एक प्रकार का, यहाँ पर एक ईस्ट है, ये ईस्ट है। और ये कौन सा ईस्ट है, ईस्ट है। अब इस ईस्ट में क्या होगा, बाहर की ओर ऐसे हल्के से, यहाँ पर यही बाहर की ओर उसकी जो सेल वॉल होती है, बाहर की ओर वृद्धि होती है और इसे हम क्या कह देते हैं, बड़, मुकुल कह देते हैं, मुकुल है। और यही आगे चल करके यहाँ पर ये मुकुल ऐसे बन जाते हैं और बन करके धीरे धीरे यहाँ पर इसमें और भी मुकुल ऊपर की ओर बनने लगते हैं और फिर यहाँ से ऐसे 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 बनते चले जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि इससे क्या होंगे, अलग हो जाते हैं और अलग हो करके नए का, इसको बोलते हैं न्यू, नई ईस्ट का निर्माण कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जनन किसके द्वारा हो रहा है? मुकुल के द्वारा है। तो मुकुलन भी एक प्रकार की क्या होती है? अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो इसमें से बहुत ऐसे जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ा दिया। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं और लैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि पौधों में कायिक या वर्धी जनन कैसे होता है। थैंक्स बाय वॉच, थैंक यू सो मच।